नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं साइमा खान। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार। संसद में आज दोनों ही सदनों में कई अहम विधेयक चर्चा करने और पारित किए जाने के लिए पेश किए जाएंगे। लोकसभा में आज आप्रवास और विदेशी विधेयक 2025 को चर्चा के बाद पारित किए जाने का प्रस्ताव किया जाएगा। ये विधेयक भारत में विदेशियों के आप्रवास, प्रवेश और ठहरने को रेगुलेट करने का काम करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राज्यसभा में 2 विधेयक पेश करेंगी। ये दोनों विधेयक चर्चा और वापस किए जाने के लिए पेश किए जाएंगे। राज्यसभा में विनियोग संख्या 3 विधेयक 2025 और वित्त विधेयक 2025 को विचार और वापस किए जाने के लिए पेश किया जाएगा। लोकसभा में आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 और रेलवे संशोधन विधेयक 2024 में राज्यसभा की ओर से किए गए बदलावों को भी पेश किया जाएगा। लोकसभा में गोवा राज्य विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का समायोजन विधेयक 2024 पर चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। इस विधेयक के माध्यम से गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों एसटी के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी। वर्तमान में गोवा विधानसभा में एसटी समुदाय के लिए कोई आरक्षण नहीं है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों की समृद्धि और मोदी सरकार द्वारा किसानों को लेकर किए गए महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में बात की। भाजपा सांसद मनोज तिग्गा ने पश्चिम बंगाल में पार्टी नेता अर्जुन सिंह पर हुए कथित हमले को लेकर पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की निंदा की है और साथ ही इन्होंने आरोप लगाया है कि आए दिन विपक्षी दल विशेषकर भाजपा को टारगेट किया जाता है। पश्चिम बंगाल में उत्तर 24 परगना में भाजपा नेता पर अर्जुन सिंह पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। झारखंड की राजधानी रांची में भारतीय जनता पार्टी ने आज बंद का ऐलान किया। आज पार्टी, लोजपा समेत कई दलों ने बंद का समर्थन किया है। झारखंड के रांची में भाजपा नेता अनिल टाइगर की हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को लेकर पुलिस ने भाजपा नेता प्रतुल शाहदेव को एहतियातन हिरासत में ले लिया है। भाजपा के रांची ग्रामीण जिला महामंत्री सह पूर्व जिला परिषद अनिल महतो टाइगर की कल दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके विरोध स्वरूप आज बंद का ऐलान किया गया है। झारखंड के बोकारो में रिश्वत लेने के आरोपी को गिरफ्तार करने गई सीबीआई की टीम पर हमला किया गया। पुलिस ने मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पड़ोसी देश बांग्लादेश में राजनीतिक उथल-पुथल निश्चित से जुड़ी चिंताओं पर दिल्ली में 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। दिल्ली में कांग्रेस जिला अध्यक्ष की आज मैराथन बैठक है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी 700 से ज्यादा जिला कांग्रेस समिति के प्रमुखों से सीधा संवाद करेंगे। अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता आयोग की रिपोर्ट पर भारत ने कड़ा ऐतराज जताया है। रिपोर्ट में किए गए दावों को विदेश मंत्रालय ने सख्ती से खारिज करते हुए इसे वार्षिक रिपोर्ट की पक्षपाती और राजनीतिकरण से प्रेरित बताया। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। एनडीए के नेताओं ने एक सुर में बिहार में 220 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नेता संजय जायसवाल के घर बिहार दिवस पर भोज का आयोजन किया गया। इस भोज में एनडीए के घटक दलों के नेता शामिल हुए और चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई। बिहार में अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। ऐसे में पार्टियों के बीच पोस्टर वॉर भी जारी है। जदयू की तरफ से क्यूआर कोड वाला पोस्टर जारी किया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने की उपस्थिति में आज दिल्ली सरकार के स्कूलों को 1,63,000 बच्चों को नीट और CUET प्रवेश परीक्षा के लिए निःशुल्क कोचिंग देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली में आयोजित बातचीत सत्र में भारत चीन संबंधों पर कहा है कि मतभेदों को विवाद में नहीं बदलना चाहिए और प्रतिस्पर्धा को टकराव का रूप नहीं लेना चाहिए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयुष और एफएसएल में चयनित 283 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर और दफ्तर पर कल दिन भर सीबीआई की टीम की छापेमारी चली। सीबीआई ने बुधवार को करीब 6,000 करोड़ रुपए के महादेव ऐप घोटाला मामले में भूपेश बघेल के आवास पर तलाशी ली। ये तलाशी 14 घंटे से अधिक चली। महादेव ऐप घोटाला मामले में सीबीआई छत्तीसगढ़ के अलावा भोपाल, कोलकाता और दिल्ली में 60 जगहों पर तलाशी ले चुकी है। इनमें नेता, वरिष्ठ अधिकारी, पुलिस अधिकारी, महादेव बैटिंग ऐप के पद अधिकारी व अन्य संदिग्ध लोगों के ठिकाने शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बरेली के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वो 932 करोड़ से बने 132 कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करके जिले को लाभान्वित करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बरेली में अटल आवासीय विद्यालय का उद्घाटन करेंगे और 507.44 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाले 74 कार्यों का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 425.15 करोड़ रुपए के कार्यों से होने वाले 58 कार्यों का शिलान्यास भी करेंगे। इनमें सड़क, पुल निर्माण, आवासीय परियोजनाएं, बाढ़ सुरक्षा परियोजनाएं और पेयजल योजनाएं शामिल हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के सफल 8 साल पूरे होने पर राज्य सरकार के मंत्री जनता को सरकार की उपलब्धियां बताएंगे। यूपी सरकार के सफल 8 साल पूरे होने पर लखनऊ कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इनमें डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक हिस्सा लेंगे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कौशाम्बी में प्रदेश सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानकारी देंगे। यूपी सरकार के सफल 8 साल पूरे होने पर मथुरा में कई कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण द्वारा कार्यक्रम का किया जाएगा शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री जितिन राम मांझी आज CII MSME लीडरशिप समिट को संबोधित करेंगे। जम्मू कश्मीर में राज्य परिवहन की बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई और इस हादसे में 12 यात्री घायल हो गए। तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई चेन्नई से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। वे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। श्रीलंका से 7 मछुआरों को भारत ने रिहा कराया। रिहाई के बाद 7 मछुआरे चेन्नई एयरपोर्ट पहुंचे। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में 3 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। सेमरी जंगल में गौ तस्करों का घेराव किया गया था, जिसके बाद तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक गौ तस्कर को गोली लग गई। इस दौरान 15 गौवंश बरामद किए गए हैं। संभल में जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हिंसा मामले में सदर एडवोकेट जफर अली की जमानत याचिका पर आज अपर जिला एवं सत्र अदालत में सुनवाई होगी। एडवोकेट जफर अली पर सर्वे के दौरान हिंसा भड़काने का आरोप है। सपा नेता आजम खान के डूंगरपुर मामले में आज MP MLA कोर्ट में सुनवाई होगी। कोलकाता में भाजपा के लोकसभा सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को पत्र लिखकर राज्य प्रायोजित जनसांख्यिकी हेराफेरी की तत्काल जांच की मांग की है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की बेटियों की सुरक्षा का अनुरोध भी किया है। किफायती नेत्र शल्य चिकित्सा के लिए नेपाल एक क्षेत्रीय केंद्र के रूप में उभर रहा है। भूटान, बांग्लादेश और भारत के सीमावर्ती राज्यों से भारी संख्या में रोगी यहां इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। मुंबई की शिवाजी नगर और RCF थाने की संयुक्त टीम ने मुंबई के गोवंडी और चैम्बूर इलाके में अभियान चलाकर अवैध रूप से रह रहे 17 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। उनमें 5 महिलाएं भी शामिल हैं।
और दिल्ली वासियों को अभी से सताने लगी है गर्मी का सितम। दिल्ली में कल अधिकतम तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आज भारतीय शेयर बाजार में नजर आई तेजी। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 82 अंक की बढ़त के साथ 77,370 के पार। निफ्टी 3 अंक चढ़कर 23,490 पर कर रहा है कारोबार। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि केंद्र सरकार जल्द ही एक ऐप आधारित सहकारी टैक्सी सेवा शुरू करने की तैयारी पर है, जिसके तहत ओला और उबर जैसी 2 पहिया और 4 पहिया टैक्सी संचालित होगी। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए आज कैंडिडेट ओपन हाउस की मेजबानी करेंगे। इस संवादात्मक ओपन हाउस में शामिल उद्योग विशेषज्ञ आवेदकों के प्रश्नों का उसी वक्त उत्तर देंगे। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए रेपो रेट निर्धारित करने के लिए होने वाली मौद्रिक नीति समिति की बैठक का शेड्यूल जारी किया है। नए वित्त वर्ष में एमपीसी की पहली बैठक 7 और 9 अप्रैल 2025 के बीच होगी। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के व्यापारियों, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं और प्रसंस्करणकर्ताओं के लिए गेहूं के स्टॉक की साप्ताहिक रिपोर्टिंग अनिवार्य की है। और यहाँ एक्सप्रेस 100 में हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, या फिर नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो लगातार तीसरे महीने देश की सबसे पंक्चुअल एयरलाइन बनी है। डीजीसीए के फरवरी 2025 के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे मेट्रो एयरपोर्ट्स पर इंडिगो की 80.2% फ्लाइट्स समय पर रही हैं। साल 2024 में भारत का चाय निर्यात बढ़कर रिकॉर्ड 25.467 करोड़ किलोग्राम पर पहुंचा और इसी के साथ ही भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक रहा। किया इंडिया ने भारतीय बाजारों में अपनी प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी EV6 को लॉन्च किया है। इसे ऑल व्हीकल ड्राइव ऑप्शन के साथ सिंगल वेरिएंट सिंगल GT लाइन में पेश किया गया है और इसकी कीमत 65.9 लाख रुपए पैन इंडिया रखी गई है। एसआर एनर्जी ट्रांजिशन के EET फ्यूल ने ब्रिटिश को 2 और प्रमुख हवाई अड्डों को जेट ईंधन की आपूर्ति के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की है। इस विस्तार से EET फ्यूल का कुल नेटवर्क ब्रिटेन में 9 हवाई अड्डों तक बढ़ा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने वेनेजुएला से कच्चा तेल खरीदना किया बंद। ये फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 25% टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद लिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने विदेशों में बनी कारों पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। वहीं अगर कार अमेरिका में बनी है तो उस पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा और ये टैरिफ 2 अप्रैल से लागू होंगे और विदेशों में बनी कारों व हल्के ट्रकों पर असर डालेंगे। ये मौजूदा टैरिफ के अतिरिक्त होगा।
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि यूरोप की प्रस्तावित सेना को शांति समझौते के तहत यूक्रेन में तैनात किया जा सकता है, जो रूस के हमले की स्थिति में जवाब देने के लिए तैयार रहेगी। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि अगर यूक्रेन की जमीन पर फिर से बड़ा हमला होता है तो ये सेनाएं निशाने पर होंगी और फिर हमारे सामान्य सैन्य प्रतिरोध का सिद्धांत लागू होगा। फ्रांस आज पेरिस में 30 देशों के शिखर सम्मेलन की करेगा मेजबानी। इस सम्मेलन का उद्देश्य रूस यूक्रेन संघर्ष पर चर्चा करने के साथ यूक्रेन को सहायता सुनिश्चित करना है। वहीं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि अमेरिका के पास रूस को बिना शर्त युद्ध विराम के लिए मजबूर करने के पर्याप्त शक्ति है। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस के खिलाफ प्रतिबंध लागू रहने चाहिए और उन्हें मजबूत किया जाना चाहिए। सूडान की सेना ने दावा किया है कि उसने खार्तूम के एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नियंत्रण ले लिया है और इसके अलावा प्रतिद्वंदी अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्स के एक अहम ठिकाने को भी कब्जे में लिया है। सूडानी सेना प्रमुख अब्दुल फतह अल बुरहान ने खार्तूम में राष्ट्रपति भवन का किया दौरा, तो वहीं सूडानी सेना ने RSF बेस पर नियंत्रण पर कहा है कि यह खार्तूम राज्य में अर्धसैनिक समूह का आखिरी प्रमुख गढ़ था। ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के पैनल ने बुधवार को ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो पर 2022 के राष्ट्रपति चुनाव हारने के बाद सरकार को उखाड़ फेंकने की कथित साजिश के आरोप में मुकदमा चलाने का फैसला सुनाया। और फैसले के तुरंत बाद बोल्सोनारो ने ब्रासीलिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने इन्हें गंभीर आरोपों को निराधार बताया। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब उर्दगान ने विपक्षी दलों पर देश की अर्थव्यवस्था को डुबाने का आरोप लगाया। वहीं विपक्ष ने इस्तांबुल के मेयर की गिरफ्तारी को राजनीतिक साजिश बताया। इस्तांबुल में एक नए कार्यवाहक मेयर की नियुक्ति के बाद भी देश भर में छात्रों के विरोध प्रदर्शन जारी हैं। दक्षिण कोरिया के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में लगी जंगल की आग में 24 लोगों की मौत हो गई है। वहीं एक अग्निशमन हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने से पायलट की भी मौत हो गई। दक्षिण कोरिया की सरकार ने कहा है कि जंगल की आग तेजी से फैल रही है और 27,000 से अधिक लोगों को अपने घरों से बाहर निकलने पर मजबूर होना पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैपेक टकरा विश्व कप 2025 में भारतीय सैपेक टकरा टीम को उनके अभूतपूर्व प्रदर्शन के लिए हार्दिक बधाई दी। प्रधानमंत्री ने भारत के लिए सैपेक टकरा विश्व कप में पहला स्वर्ण पदक लाने पर भी टीम की सराहना की। सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच IPL 2025 का 7वां मुकाबला आज राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। विश्व चैंपियन अर्जेंटीना ने फीफा विश्व कप 2026 के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। क्वालिफायर मुकाबले में बोलीविया और उरुग्वे के बीच ड्रॉ होने के बाद अर्जेंटीना को टूर्नामेंट का टिकट मिल गया है। वहीं अब न्यूजीलैंड स्कॉलोनी की टीम अपने अगले क्वालिफायर मुकाबले में ब्राजील से भिड़ेगी। ये मुकाबला 1 अप्रैल को ब्यूनस आयर्स के एस्टोडियो मोमेंटल में खेला जाएगा। हरियाणा सरकार ने कुश्ती से राजनीति में आई कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट को ओलंपिक रजत पदक विजेता के बराबर लाभ देने का फैसला किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह घोषणा की। जिंद जिले की जुलाना विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट ने हाल ही में यह मुद्दा विधानसभा सत्र के दौरान उठाया था। भारतीय पहलवान सुनील कुमार ने एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में 87 किलोग्राम के रोमन वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक अपने नाम किया है। कांस्य पदक मुकाबले में सुनील ने चीन के जियाकिस हुआंग को हराया और इससे पहले वे सेमीफाइनल में हराकर फाइनल की दौड़ से बाहर हो गए थे। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ ने दिल्ली और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद 28 मार्च को होने वाले ओपन चुनाव किए स्थगित। कारगिल के लिंकीपाल स्की स्कोप पशकुंभ में जिला तंबाकू मुक्त स्नो स्की चैंपियनशिप 2025 का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इसमें कारगिल के 26 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया।
पुरुष वर्ग में इम्तियाज ने पहला, अब्दुल हामिद ने दूसरा और अहमद अली ने तीसरा स्थान हासिल किया। महिला वर्ग में जीनत मंसूर लाल पहले और नाजीरा बानो ने और निदा जैनब ने क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया। यह आयोजन स्वास्थ्य विभाग कारगिल द्वारा लद्दाख स्की एंड स्नो बोर्ड एसोसिएशन और लद्दाख स्की माउंटेनियरिंग एसोसिएशन के सहयोग से किया गया था, जिसका उद्देश्य खेलों के माध्यम से तंबाकू मुक्त जीवन शैली को बढ़ावा देना था। भारत में फुटबॉल प्रशंसकों को अक्टूबर में केरल में एक प्रदर्शनी मैच में लियोनेल मेसी और उनकी अर्जेंटीना टीम की एक और झलक देखने को मिलेगी। विश्व कप विजेता कप्तान मेसी का ये 14 साल बाद भारत का दूसरा दौरा होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जिंदगी पर आधारित फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी का मोशन पोस्टर हुआ जारी। रामायण में सीता का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री दीपिका चिखलिया जल्द ही छोटे पर्दे पर बड़ी हवेली की छोटी ठकुराइन शो में गुरुमां के रूप में नजर आएंगी। अभिनेता आमिर खान ने अपने करियर के बारे में बताने के लिए आमिर खान टॉकीज नाम का यूट्यूब चैनल शुरू किया है। इस पर आमिर खान ने कहा है कि वह हमेशा से चाहते थे कि वह एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जहां पर वह अपनी कहानी लोगों को बता सकें। उच्च न्यायालय ने हनी सिंह के नए गाने मैनियक में बोल में संशोधन करने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कहा कि अश्लीलता का कोई धर्म नहीं होता। फिल्म संतोष को CBFC की रिलीज की मंजूरी न मिलने पर ब्रिटिश भारतीय फिल्म निर्देशक संध्या सूरी ने जाहिर की नाराजगी। उनके मुताबिक सेंसर ने फिल्म को लेकर अनोखी डिमांड की है। अभिनेता राजकुमार राव और अभिनेत्री वामिका गब्बी की फिल्म भूल चूक माफ की रिलीज डेट आगे बढ़ गई है। अब ये 9 मई को होगी। फिल्म निर्माता देवाशीष मखीजा ने यशराज फिल्म्स पर 3 साल बर्बाद करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि वे YRF के साथ मिलकर एनिमेटेड फिल्म पर काम कर रहे थे, लेकिन 3 साल काम करने के बाद भी फिल्म को बंद कर दिया गया। सेंसर बोर्ड से पास होने के बाद फिल्म सिकंदर के निर्माताओं ने खुद की इच्छा से 14 मिनट का कट पर मंजूरी लेने के लिए CBFC से किया संपर्क। सलमान खान ने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बड़ा ऐलान किया है। वह चल मेरे भाई के एक्टर संजय दत्त के साथ जल्द ही बड़े पर्दे पर वापसी करेंगे। गायक सोनू निगम ने दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में अपने लाइव कंसर्ट में कथित पत्थरबाजी की घटना से किया इंकार। उन्होंने कहा कि भीड़ में किसी ने उन पर केवल एक बैग फेंका था। NTR जूनियर की फिल्म देवड़ा पार्ट 1 28 मार्च को जापान में होगी रिलीज। फिल्म के प्रमोशन के लिए अभिनेता पहुंचे जापान। फिल्म निर्माता निर्देशक सुरेश कृष्णन ने कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी की तारीफ की है। सुरेश कृष्णन ने फिल्म को बताया असाधारण सिनेमाई उपलब्धि। एनिमेटेड वेब सीरीज द लेजेंड ऑफ हनुमान का 6वां सीजन इस हनुमान जयंती यानी कि 11 अप्रैल को OTT पर रिलीज होगा। अक्षय कुमार की हाउसफुल फ्रेंचाइजी की अगली कड़ी फिल्म हाउसफुल 5 6 जून को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। सुभाष कपूर की कोर्ट ड्रामा फिल्म जॉली LLB की तीसरी कड़ी जॉली LLB 3 इसी साल 19 सितंबर को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए DD न्यूज। नमस्कार।